दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम, तुम और स्वास्थ्य। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं यूरोप से डॉक्टर नवीन गुप्ता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम डॉक्टर नवीन। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूरोप कंट्रीज में मोटापे की समस्या किस हद तक बढ़ी हुई है और वहां पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? तो मैं सरल भाषा में आपको उत्तर दूं तो ये है कि जो स्थूल्य या ओबेसिटी की समस्या है वो सबसे पहले अगर कभी कहीं भी शुरू हुई 100 साल पहले या 200 साल पहले, तो वो यूरोप से ही शुरू हुई, या अमेरिका कह सकते हैं या वेस्टर्न कंट्री कह सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये इंडिया में आ गई। तो अब यूरोप से ज्यादा ये इंडिया की समस्या है, परंतु चूंकि क्वेश्चन आपका यूरोप से रिलेटेड है तो मैं उसको उसी तरह से उत्तर देता हूँ। यूरोप में भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो यहाँ पे रहन सहन है और खाना पीना है और सोचना है और फास्ट लाइफ है, तो उस कारण। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक पॉजिटिव बात भी कहूंगा, बहुत लोगों ने, मैंने पिछले 30 वर्षों में यहाँ पे यूरोप में चिकित्सा करते हुए एज ए फिजिशियन एंड आल्सो एज ए टीचर, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग इतने कॉन्शियस होके उन्होंने आयुर्वेद को अपनाया और आयुर्वेद पद्धति की तरफ पूरा अच्छी तरह से ध्यान दिया, और धीरे धीरे करके हमको फॉलो किया और बहुत लोगों को फॉलो किया, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो किया। तो अब ये समस्या आधी के बराबर है जितनी समस्या उस समय होती थी। तो मैं कह सकता हूं कि यूरोप में भी अलग अलग कंट्री की बात कर सकते हैं हम, लेकिन मुझे नहीं पता, पूरा यूरोप की अगर बात करेंगे तो शायद 5 से लेकर 10% लोग इस समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहां पे क्या यूज किया जाता है? वहां पर आपने कहा तो मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वहां पे आपने कहा तो मुझसे कहा, या वहां पे मतलब जनरल कहा। तो जनरल में तो क्या कहते हैं लोग, जैसे इंडिया में स्पेशलिस्ट होंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे, वो ट्रीटमेंट करते होंगे, या कुछ लोग अपने आप को वैसे ही ओबेसिटी स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, वो करते होंगे चिकित्सा। लेकिन जहां तक आयुर्वेद का संबंध है, तो आयुर्वेद में ओबेसिटी एक अलग से रोग के रूप में माना गया है। तो मैं तो आयुर्वेद चिकित्सक हूं, तो मैं तो आयुर्वेद की चिकित्सा की बात करूंगा। तो मैं जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इंडिया से अलग नहीं है। शायद इंडिया से दूसरा तरीके से अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे फ्रेश चीजें वो नहीं मिलेंगी। लेकिन चूंकि इतने साल हो गए और इतना इंटरनेट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ हो गया, इंपोर्ट बिल्कुल अच्छा है, तो प्रतिदिन हम बिल्कुल वही वेजिटेबल खा सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं जो आप ले सकती हैं इंडिया में। बल्कि शायद हो सकता है मेरी संभावनाएं आपसे थोड़ी ज्यादा हों। वो यूं क्यों? क्योंकि हम श्रीलंका की वेजिटेबल भी ले सकते हैं, हम पाकिस्तान की भी ले सकते हैं, हम नेपाल की भी ले सकते हैं, हम भूटान की भी ले सकते हैं, क्योंकि सब कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं। इस समय तो मैं एंटवर्प में हूँ, लेकिन मेरा दूसरी क्लिनिक मेरी लंदन में है और तीसरी क्लिनिक मेरी स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। तो तीनों जगह पे मैंने देखा है, क्या कहते हैं, कि संभावनाएं खाने पे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा रहेगा डाइट पे, और जैसे डॉक्टर ने कहा, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा फर्दर ले जाऊंगा। और उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि डाइट पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि डाइट को उन्होंने बोला कि अब इसको नकारते हैं और हम जाते हैं डाइजेशन पे, और फिर उन डाइजेशन के बारे में बात की। अब मैं पर्टिकुलरली अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम जाते हैं डाइजेशन से भी एक स्टेप परे, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्योंकि डाइजेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेप है मेटाबॉलिज्म का है। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि वट एवर यू ईट, जो भी कुछ आप खाना खा रहे हैं या ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उसका एक आहार रस बनेगा। जब उसका आहार रस बनेगा, तो फिर वो हमारी जो शरीर में 7 धातुएं हैं, जैसे हम उसको बोलेंगे लिम्फ टिश्यू है, तो आपके लोगों को भी मैं रस धातु बोलूंगा तो दर्शकों को समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा उसमें इनको इंग्लिश यूज करना पड़ेगा। जैसे लिम्फेटिक टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, और फिर मस्कुलर टिश्यू है, और फिर फैट टिश्यू है, और फिर बोन टिश्यू है, बोन मैरो है,
और फिर वो शुक्र आतव है जो स्त्री और पुरुष में अलग है। तो ऐसा करके 7 धातुओं का कर्म से डाइजेशन होगा। पर एक स्टेज ऐसी आएगी, आपकी डाइजेस्टिव फायर है, परंतु चूंकि आयुर्वेद बहुत गहन विज्ञान है, तो हम डाइजेस्टिव फायर तक लिमिट ना रह के हम 5 एलिमेंटल फायर भी को भी काउंट करेंगे और हम 7 टिश्यूज फायर को भी काउंट करेंगे, जैसे मैंने जिक्र किया अभी 7 धातुओं का। तो उसमें ओबेसिटी के कारणों को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि जठराग्नि जो है, मतलब जिसको बोलेंगे हम गैस्ट्रिक फायर, या जिसको बोलेंगे भूख लगने की क्षमता आम लोगों की भाषा में, वो तो बहुत प्रबल हो जाती है। और जो एलिमेंट की फायर है, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनकी जो अग्नि है वो कम हो जाएगी और धातुओं की अग्नि डिसबैलेंस हो जाएगी। तो जब उसके कारण को जान लेंगे तो चिकित्सा हम उस हिसाब से करेंगे मैडम, और उसको चिकित्सा का एक सूत्र हमको बनाना पड़ता है अपने निदान के हिसाब से। और जब हमारा निदान बन जाएगा, एक स्थूलता का कारण ये है, ओबेसिटी का कारण ये है, उसके बाद ही हम चिकित्सा के उपक्रम में जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक उत्सुकता थी इसके बारे में कि जैसे हम मेद लेखन चिकित्सा करते हैं और उसके लिए कुछ कुछ गोलियों का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो वेट लॉस के लिए टैबलेट, इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे एलोपैथी के इसमें भी कुछ अलग अलग ड्रग्स जब भी आए, गोलियां आई, तो आयुर्वेद में जो मेदोलेखन दवाइयाँ है उसका यूरोप कंट्रीज में कितना प्रचार है, और आप अपनी व्यक्तिगत चिकित्सा में किस तरह से मेद कम करने के लिए गोलियों का उपयोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम, आपका प्रश्न ये है, पर भारत से आपका प्रश्न ऐसी भाषा में है जो मुझे लगता है कि 90 से लेकर 99% लोग आपकी भाषा को नहीं समझ रहे होंगे। तो मैं आपको आपके प्रश्न को पहले उनकी भाषा में समझाकर फिर मैं अपना उत्तर देता हूँ। तो मैडम ने मुझसे प्रश्न किया मेद लेखन के बारे में। मेद का मतलब हो गया कि जो आपके शरीर में फैट डिपोजिशन है, जो मतलब जो फैट है वो आपके शरीर में कहाँ किस किस जगह पर, जैसे वो हो सकता है कि आपकी चिन के पास हो, और हो सकता है आपकी गर्दन के पास हो सकता है आपकी केवल एब्डोमेन में हो, और कभी कभी तो हमने देखा है यूरोप में मैडम कि यहाँ पे केवल पेशेंट हमने सेंट्रल ओबेसिटी के देखे, केवल सेंट्रल ओबेसिटी के पेशेंट देखे, उसमें कोई ओबेसिटी के लक्षण नहीं है लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी है। तो ट्रीटमेंट ऑफ दैट सेंट्रल ओबेसिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, तो आपने लेखन का जिक्र किया। लेखन का मतलब दर्शकों के लिए हम बता दें, लेखन का मतलब मैडम इसका मतलब ये था कि स्क्रैपिंग करना, हमने उसको स्क्रैप करना है। स्क्रैप मतलब उसको छील के निकालना है, उसको हिंदी में शब्द बोलेंगे तो छील के निकालना है। तो अब क्या हुआ कि फैट टिश्यू को हमने ऐसी गोलियों का, अब इन्होंने गोलियां शब्द यूज किया, मैं भी गोलियां शब्द यूज कर रहा हूं, और ऐसी औषधियों का हम प्रयोग करते हैं जिसमें कि हम उसके फैट को छीलने का काम करेंगे। और मुझे पता है कि मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसा मुझे पता कि मेद लेखन करके आयुर्वेद में द्रव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हमें नहीं पता लगेगा कि फैट डिपोजिशन कहाँ है, जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट आया हिपैटोमीगैली का और उसको फैट डिपोजिशन लीवर के पास है, तो फिर हमको वो औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो लीवर के पास की फैट को लेखन कर सके, स्क्रैप कर सके। तो उसमें ताम्र, जैसे फिर सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप एक कॉपर के, एक कांसे के गिलास में या बर्तन में एक रात को पानी को रख दें और सुबह उठने से पहले अपने इष्ट देवता को याद करने के बाद, हम तो यहाँ पे चूंकि बहुत स्पिरिचुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम तो लोगों को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इसका एक वो पूरा वो हमारे सारे पेशेंट्स, हमारे सारे स्टूडेंट्स, करीब 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं मेरे यूरोप में, तो वो सब सुबह अपनी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी से शुरू करते हैं। उसके बाद शाम को ग्लास से वाटर पीना, तो जब वो पी लेंगे तो ताम्र अपने आप में धीरे धीरे करके जाएगा, तो लेखन करता रहेगा, लीवर को करेक्ट करता रहेगा। तो एक तो ये हो गया। और जब इन्होंने बात की मेदोहर, अब इन्होंने बात की कि फैट को घटाने के लिए कौन सी गोलियां यूरोप में इस्तेमाल होती हैं। नाउ आई एम कमिंग टू डायरेक्ट आंसर टू हर डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए
कि यूरोप में चूंकि अब आयुर्वेद बहुत सारे सबसे पहले तो हम कहेंगे महर्षि महेश योगी आयुर्वेद को सन 1950 में लेके विदेश में आए। तो आज भारत की मुझे नहीं पता कौन कौन सी हस्ती आयुर्वेद को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन विश्व की जो भी हस्तियां आप कहेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके पुतिन से लेके किसी की बात भी करेंगे तो उसने कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद का रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो औषधियों को और जनरल पब्लिक में भी काफी ढंग से आयुर्वेद के प्रति काफी आस्था है। तो अब उसके कारण हुआ क्या है कि बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं, तो वो कुछ औषधियों को कुछ एक्सट्रैक्ट्स को भारत से इंपोर्ट करके यहाँ पे लाते हैं और उनको पूरे यूरोप के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के और हमारे यूरोप में अलग अलग कंट्री के लॉ के हिसाब से उसको उसकी एक पूरी पैमाना है, उसका एक मापदंड है और उसको उस ढंग से औषधियों को हम कैप्सूल के रूप में या गोली के रूप में या कभी कभी कषाय के रूप में या कभी कभी फांट के रूप में, कभी कभी हिम कल्पना के रूप में, जो हमारे यहाँ औषधियों कल्पना है उसके रूप में लोगों को इस्तेमाल कराते हैं। तो मैडम इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पूरी ही औषधि उपलब्ध है। केवल यहाँ पे हम रस औषधियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो भारत में प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होती हैं, और ये भी नहीं मुझे पता कि वो सारी औषधि ठीक है कि नहीं है और मतलब सब मापदंडों को पूरा उतरती हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो औषधि इस्तेमाल करते हैं वो यू कैन से द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड इन यूरोप एंड द पीपल रिस्पॉन्ड वेरी वेरी गुड, बिकॉज जो आप डाइट प्लान यहाँ पे देंगे किसी को, जो हमारे डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस था वो भारत को लेके था, तो बिल्कुल ठीक एक्सपीरियंस है। वहां पे 6 महीने 8 महीने डाइट ले लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी पेशेंट को यहाँ बोल दिया और कुछ भी बोल दिया, वो अक्षरक्ष उसको उसी ढंग से पालन करेगा और या करेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे और विदेश में चिकित्सा करने का। हाँ जी जी डॉक्टर नवीन। डॉक्टर मधुरा, डाइट की बात आती है तो महिलाएं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे? बहुत बार महिलाओं में ड्रेस आउटफिट्स पहनने के लिए जीरो फिगर और ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती है कि हमें पतला दिखना है क्योंकि अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने। अभी 5 चीज़ें ध्यान से समझ लो। एज अ गायनिकोलॉजिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि एडोलसेंट एज से इस बारे में आरोग्य शिक्षण देना लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत बार ऐसे देखा गया है कि पीसीओडी की तकलीफ अभी तकरीबन 5 लड़कियों में से 1 लड़की को हो रही है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन नाम का जो स्राव है वो मेद को या फैट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ऑब्स्ट्रक्शन तैयार करता है। इसके लिए बीज कोश में सिस्ट तैयार होते हैं। इससे सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है कि सेंट्रलाइज ओबेसिटी, पेट बढ़ जाना महिलाओं में, ये बहुत बार बीज कोश की विकृति के कारण होता है। तो ये आरोग्य शिक्षण जरूरी है कि सिर्फ क्रैश डाइट करने से, बहुत एक्सरसाइज करने से अब अचानक से ही वजन नहीं कम होता। इसके लिए तज्ञों के पास जाना बहुत ज़रूरी है कि आप में किस स्वरूप का बिगाड़ हुआ है। वो एंडोक्राइनल जो डिसऑर्डर है, अंतस्रावी ग्रंथि की विकृति है, या फिर कोई भी पचन पोषण परिवर्तन की गड़बड़ी है, वो ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसकी शिक्षा हमें किशोर अवस्था से ही लड़कियों को देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका भी चयन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अपना जो मासिक महीना है वो आगे धकेलने के लिए कुछ भी गोलियां ले लेना, ये सारी गोलियां कभी कभी मेदस्विता बढ़ाने में मदद करती है। तो ये सारी गोलियां लेते वक्त भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तीसरी अभी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं में क्या होता है कि महिला एक अलग अलग हार्मोन के दौर से गुजरता है। जैसे पीरियड्स चालू है तभी बहुत बार मीठा खाने की इच्छा होती है, बहुत बार क्रेविंग्स होते हैं कि जिसके कारण महिलाएं ज़्यादा खाना खा लेती है, हाँ, जो जरूरी नहीं है शरीर को।
और फिर जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है तभी अलग खाने की इच्छा होती है, और पीरियड आने के पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं। तो ये हार्मोन्स जब स्ट्राइक पे चले गए, इसके बाद भी शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, जिसमें सबसे मेन बदलाव वाटर रिटेंशन है, शरीर में पानी भर जाना। इसके कारण अपने आप जो कपड़े हमें ओव्यूलेशन के पीरियड में आएंगे वो पीरियड के पहले इसमें आएंगे ही, ऐसा नहीं, अपने आप का मोटापा आता है। ये स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सर्टेन हार्मोन्स के बदलाव। तो इसके लिए भी अपने को सोचना ज़रूरी है, और उस अनुसार महीना आने के पहले नमकीन या नमक वाली चीज़ें कम खाना, पेट सफा रखना, ये सिंपल चीज़ करने से मोटापा नहीं बढ़ता। फिर और एक बात है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हमें हमारा मीन बॉडी कंपोजिशन देख लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी के पहले ये मीन बॉडी कंपोजिशन, इसका मतलब अपनी चर्बी अगर ज़्यादा हो तो हो सकता है अपने होने वाले बच्चे को भी चर्बी ज़्यादा हो और उसको भी चाइल्डहुड ओबेसिटी या बाद वाली ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है। तो सगर्भावस्था के पहले अपना वजन नियंत्रण में रखना महिलाओं के लिए बहुत बड़ा आह्वान और बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। और सिंपल बार बार लोग पूछते हैं कि पहले तो मैं पतली सी थी लेकिन डिलीवरी होने के बाद मोटापा आ गया। तो महिलाओं में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी के बाद आप मोटे ही हो जाएंगे। ये आपका परसेप्शन है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका खान पान है। बहुत बार ऐसे होता है कि अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार ज़्यादा घी खिलाओ, प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा खाना खाओ, 2 लोगों का खाना खाना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। जो जितनी ऊर्जा, जितनी अपने शरीर को ईंधन स्वरूप में जो खाना ज़रूरी है उतना ही खाना ज़रूरी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है। पोर्शन साइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वालिटेटिव फूड लेना है, और डिलीवरी के बाद भी आपका थोड़ा सा एक जगह बैठना ज़्यादा हो जाता है, बच्चे को दूध पिलाते हैं, हाँ आपको ऊष्मांक तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ज़रूरी नहीं बहुत सारा घी, तला हुआ तेल ज़्यादा खा ले आप। बहुत ज़रूरी है कि तभी अगर आप पथ्य पालन करें, खाना ठीक से चयन करें, तो प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी आप मोटे नहीं होते। स्त्रियों के लिए ये पंचसूत्री बहुत ज़रूरी है। खाना ठीक से चयन करें, बासी खाना, बार बार तला हुआ खाना न खाएं, बचा कुचा खाना खाने की आदत बदल दें, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज टू योर हेल्थ rather than the show business। वो बहुत इम्पोर्टेंट। जी डॉक्टर मधु। डॉक्टर नारायण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ओबेस पेशेंट है उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे जिससे वो ओबेसिटी कंट्रोल कर सके। ओबेसिटी के लिए हमारा एक स्पेशल वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं 7 दिनों का, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी आज हमारे शरीर में हम लोड किया है, हमारे पैसों से हमने हमारे शरीर के सारे सिस्टम को जो ओवरलोड किया है, वो लोड हम पहले कम करना आपको सिखाते हैं। जैसे हमने आपके सर पर हमने 200 किलो का वजन रखा, तो आप बिल्कुल हिलोगे नहीं। जैसे जैसे वजन ये 200 किलो से 5 किलो तक हो जाएगा, आप आराम से हिल आराम से घूमते फिरते जाओगे। ऐसे ही अंदर की बात है, हमारे लीवर पर लोड आ गया, हमारा लीवर काम नहीं करेगा और हमें फैटी लीवर, हमें सिरोसिस लीवर होता जाएगा। पैंक्रियास पर लोड आ गया, हमें रिटर्न गिफ्ट क्या मिलने वाला है, तो हमें डायबिटीज मिलने वाला है। स्प्लीन पर हमारे लोड पर आ गया तो हमारा हीमोग्लोबिन कम होने वाला है। ये सारा पहले हम स्पेशली हम ये लोड को कम करने का प्रयास करते हैं। बाद में जो होती है, हम आपको सिखाते हैं फैट का रिसाइकलिंग। हम आज रोज हम सीखते हैं कचरे का रिसाइकलिंग। अब फैट भी हमारे शरीर में एक कचरा बनकर ही अंदर आ गया है। इस फैट का हम पूरा सही तरीके से साइंटिफिकली प्रिसाइजली रिसाइकलिंग करना आपको सिखाते हैं।
अगली बात आती है हमारी एनर्जी हार्वेस्टिंग की। हम बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग करना है, पावर रेन वाटर हमें जमा करके रखना है। ऐसे ही हमारे पास भी एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट होती जा रही है, ये जो लीकेज होता जा रहा है हमारे शरीर से, इस शरीर के लीकेज जो एनर्जी है उसको हम स्टॉप करेंगे तो वही एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जाएगी और जो हमारा रिपेयर और रिन्यूअल और रीजनरेशन होता जाएगा। ये सी बात हम बिल्कुल 7 दिनों में ही कर सकते हैं। और यह बात हम क्या करते हैं कि आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है, ये जूसेस को सेव करना सिखाते हैं। ये जूसेस आपको कोई मॉल में नहीं मिल सकते हैं कि आप पैसे दो और ये जूस लेकर आओ, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। हमें ये खुद के बरूते पर हमें इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ये कैसे मैन्युफैक्चर करना है और सेविंग कर, हम बोलते हैं सेविंग इज अर्निंग। ऐसे ही हमारे पास यहाँ ये पूरा सेव करना हमें आपको सिखाते हैं। फिर आते हैं जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हमें डाल दिए हैं, ये सारे टॉक्सिन्स को हम शरीर के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे शरीर हम ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते जाएंगे, हमारा सिस्टम का रीसेट होना शुरू होता जाएगा। और जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का हम प्रयास करते जाएंगे। जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा, सारे हमारे टॉक्सिन निकलते जाएंगे, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है वो फिर काम में आता जाएगा। और ये डिफेंस जो हमारा है, जो हमारा आज इम्यून सिस्टम है, जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतने हम रोगों से बच पाएंगे। तो ये हम 5 कार्य जो हम 5D बोलते हैं, 5D से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, तो परफेक्ट आपका वेट बिल्कुल हमारा कम हो जाता है। हमारे पास तो रिकॉर्ड है 46 किलोज लॉस हो जाता है हमारे एक वर्कशॉप में। रूटीन में तो हम 7 दिन में 7 किलो वजन तो रूटीन में ही कम कर ही जाते हैं। आप हम कुछ करते नहीं, वो तो कम, हम आपके शरीर को हाथ भी नहीं लगाते हैं। बिना हाथ लगाए आपके शरीर से 7 किलो वजन 7 दिन में कम हो जाता है। तो ये वेट लॉस हमें सही हमारे ही हाथ में है, कितना हमारे वेट लॉस हम कितना करते जाएंगे, कितना खुद से जुड़ते जाएंगे, कितना हम अंदर से करते जाएंगे। तो ये सारा वेट लॉस आपका परमानेंट वेट लॉस, ना कि टेम्पररी। जैसे हम डाइट में करते हैं, डाइट जितना भी करेंगे उतना वजन कम होता जाएगा, और जैसे डाइट छोड़ देंगे वजन बढ़ता जाएगा। मगर यहाँ हम आपके सिस्टम को रीसेट करते हैं। जैसे आपकी सिस्टम रीसेट हो जाएगी, अपने आप आपका शरीर, आपका अंदर सिस्टम सही तरीके से काम करता जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और अपने आप आपका वजन आपके कंट्रोल में आता जाएगा। और उससे होगा क्या, उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम में आती जाएगी। और जैसे जैसे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती जाएगी, हमें कोई भी रोग नहीं होगा। इसलिए इतना इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर मधुरा, मैं आपसे भी कुछ टिप्स जानना चाहूंगी। एकदम फास्ट ट्रैक में अगर टिप्स देने हैं, सुबह उठकर आधा कप गर्म पानी पीजिए। वो गर्म पानी पीने से हमें अंदाजा होगा कि पहले दिन का खाना पचा है कि नहीं। अगर नहीं पचा है तो गर्म पानी ही पीते रहिए, दूसरा खाना अंदर डालना नहीं है। दूसरा एक बहुत अच्छा टिप है कि रोज एक्सरसाइज करना ही करना है। तो अगर आपको मोटापे की वजह से जॉइंट पेन है, आप स्पाइन पे आपके प्रेशर आ गया और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो योग शास्त्र में ऐसी सारी बोली गई है कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जॉइंट को रिलैक्स करने की, जिसमें चक्की चलानासन है, मीन्स बैठकर भी आप चक्की चलाने की एक्शन कर सकते हैं। नौकासन है, नौका चलाने की एक्शन कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए, ये जब आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है तो उसके बाद आपको सांस अच्छी लेनी आती है। और जितना ब्रीदिंग अच्छा तरह से करेंगे, उस ब्रीदिंग के तौर से भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। ऐसा एक संशोधन हुआ है कि सूर्याभ्यासीय प्राणायाम मीन्स राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना और राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़ना है। ऐसा अगर 27 बार और 4 बार दिन में आप करते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और फैट डिसॉल्व होने में आपको मदद हो जाती है कि जो शरीर को ज़रूरी नहीं है। जिस खान पान से हम बहुत दूर भाग चुके हैं, उस खान पान को हमें साथ में लेना है। जैसे सत्तू है,
सत्तू के आटे को अगर आप अपने रोटी के आटे में मिला दो तो उसके कारण भी वजन कम होता है, शर्करा का नियंत्रण होता है और आपका पचन पोषण अच्छी तरह से होने के लिए मदद हो जाती है। कुल्थी एक हम भूले हुए चीज़ है, लेकिन कुल्थी है, रागी है, जव है, ये सारी चीज़ें जो हम पहले के ज़माने में खाते थे और अभी नहीं खाते, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे हम अभी मिलेट का ईयर भी है, मिलेट्स भी हम देखते हैं कि जितना हम गेहूं से दूर भागे और मिलेट्स को अपनाएं उतना भी अपना वजन कम नहीं बोल सकती मैं, नियंत्रण में रखने के लिए मदद होती है। एक लास्ट बट बहुत इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहती हूँ। बहुत बार पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं नहीं मैं कहाँ मोटी हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। तो लेट द टेक डिसीजन बाय तिल ऑयल। तिल ऑयल में ऐसी करामत है कि वो तिल ऑयल थोड़ा गुनगुना करके अगर आप मसाज करो रोज सुबह तो वो तिल ऑयल मोटापे को कम कर देता है और अगर कम है तो उसको नॉर्मल उपचय कर देता है। तो तिल ऑयल का मसाज, उपटन लगाना, गर्म पानी पीना, पोर्शन साइज थोड़ा सा कम कर देना और हमारे जो खाने की चीज़ है उसको माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, माइंडफुल ईटिंग जो हम खा रहे हैं उसको ही हम खुद ऑब्जर्व करना और जैसे मैंने ओबेसिटी की व्याख्या में बोला कि जितना आप खा रहे हो उससे ज़्यादा ऊर्जा आप एक्सरसाइज से या आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल कम कर दो, घूमना फिरना चालू कर दो, एक जगह बैठना, ये भी बहुत बड़ा मोटापे को बढ़ाने का कारण आज की तारीख में है। जी डॉक्टर मंजुरा। और डॉक्टर नवीन, हम आपसे भी कुछ टिप्स जानना चाहेंगे। देखिए मैडम ने बहुत अच्छी तरह से सारे टिप लगभग कवर कर दिए, तो लेकिन चूंकि उनके बाद मुझे बोलना है तो देखिए सबसे पहले तो हमको सुबह उठ के थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं शौच की जो व्यवस्था है, शौच करने से पहले कुछ भी ना लें और सिर्फ एक गिलास वो पानी जो है रात को रखा हुआ ताम्र के बर्तन में रखा हुआ पानी पी लें। तो सबसे पहले तो ये बात हुई। उसके बाद हुई शौच की व्यवस्था के बाद फिर आप क्या कहते हैं जो स्नान ध्यान करने के बाद जो पहली चीज आप लेंगे वो गर्म पानी लेंगे। जो गर्म पानी जिस गर्मी का वो टेम्परेचर कंट्रोल है, अगर मान लीजिए आपको खुद को पता लग जाएगा कितने टेम्परेचर पे ले रहे हैं, तो वो 6 कप के आसपास मैं पूरे दिन में सिप सिप करके लोगों को बताता हूँ। जैसे आप चाय पीते हैं ऐसे एक एक करके सिप करके पिए। जब एक एक सिप करके एक एक चूषण करके एक एक पानी को पिएंगे तो धीरे धीरे सारे धातु को, सारे टिश्यूज को पाचन करने की एक उसकी वो बनेगी और हमारा बॉडी का जो सिलेक्शन रिजेक्शन है वो बिल्कुल साम्यावस्था में हो जाएगा। मींस कि जो हमको चाहिए वो हमारी बॉडी सेलेक्ट कर लेगी, जो हमको निकालना है वो निकाल देगी और इसमें एक्स्ट्रा फैट भी निकल जाएगा। एक ये बात रही। और दूसरे जैसे व्यायाम की बात रही, अगर व्यायाम भी लोग ना कर सके मौसम को देख के या पॉल्यूशन को देख के या किसी चीज को, तो कम से कम उनको 5 किलोमीटर के आसपास सुबह और 5 किलोमीटर के आसपास शाम को चलना है। और वॉक करना ही अपने आप में एक एक्सरसाइज है, क्योंकि वॉक करने के बाद और वो चूंकि आजकल हार्ट के रोगी बहुत बढ़ रहे हैं और समस्या स्थूल्य के साथ साथ केवल ओबेसिटी को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, ओबेसिटी के साथ साथ बहुत चीजें साथ में आती हैं। तो ऐसा लोगों को बताता हूँ कि आपको आधा बल इस्तेमाल करना है। एक बार जाके देख लीजिए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको लगे कि सांस हो गया आपको 5 किलोमीटर पे, तो आपको 2.5 किलोमीटर से शुरू करना है, क्योंकि आपको आधा बल इस्तेमाल करना है वॉकिंग करने में। तो ये वॉक करने का हो गया। एक ताली बजाने की बहुत अच्छी परंपरा है और एक लाफिंग की बहुत अच्छी परंपरा है। जितना भी आप जिस भी तरीके से आप या कोई टीवी देखते हुए कर सकते हैं या कोई जोक के न्यूज सुन के कर सकते हैं या अपने आप ही या अपने साथियों को लेके आप जितने खुल के हंस सके, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो लाफ्टर एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ताली बजाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और भक्ति में जैसे स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, अपने अगर भक्ति में रहेंगी, जैसे हमारे यहाँ भगवान की आरती की व्यवस्था है या भगवान का वो चल रहा है तो सब ताली बजाते रहते हैं राम 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 करके। तो वो ताली की व्यवस्था पुराने जमाने में इसीलिए हुई थी कि अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, आप भगवान की उनको भी सुन रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो गई। तो ये सब एक्सरसाइज की व्यवस्था है। और अब जहां तक भोजन की बात आई, तो भोजन में
हमको अगर कोई बीमारी नहीं है साथ में तो 6 के 6 रस लेने हैं। तो आयुर्वेद में 6 रस की व्यवस्था की है। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब सावर, और लवण मतलब सॉल्ट की जो भी चीजें होंगी, और कटु तिक्त कषाय मतलब एस्टिंजेंट जो चीजें हैं। जैसे मैंने बहुत अपने उसमें देखा कि बीट रूट का अगर आप सेवन करेंगे, और अगर आप जीरे का अच्छी तरह सेवन करेंगे, और जीरे को अच्छी तरह से भोजन में इस्तेमाल करेंगे, और धनिया के पाउडर को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे अपने भोजन बनाने में, और अनार का जो रस है ये बहुत अच्छा काम करता है स्थूल्य में। और अपने भोजन में आपने कुछ चीजें खट्टी लेनी है, कुछ चीजें मीठी लेनी है, कुछ चीजें बहुत कम मात्रा में नमक के रूप में लेनी है, लेकिन नमक सेंधा लवण होना चाहिए, और सेंधा लवण की बड़ी अच्छी व्यवस्था है आयुर्वेद में। और फिर कुछ चीजें आपको कटु लेनी है, जैसे हमारे यहाँ पे करेला बहुत अच्छी तरह अवेलेबल है, तो एक पोर्शन करेले का हम हफ्ते में 3 बार भी ले लें तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कुछ है तिक्त जो कड़वी हैं, जैसे कोई भी शार्प चीजें ले सकते हैं हम खाने में, और कड़वी चीजें खाएंगे खाने में, तो इससे मेरे को लगता है कि पूरे 6 रस की व्यवस्था होगी। और क्योंकि हमारे को पूरा बैलेंस करना है अपने मेटाबॉलिज्म को और सिलेक्शन रिजेक्शन को, तो मुझे लगता है कि यही मैं टिप दे पाऊंगा। और रात को खाने के बाद कम से कम एक मील की या कुछ किलोमीटर्स की यात्रा जरूर, वॉक जरूर करना चाहिए। और फिर उसके आने के बाद हमारे यहाँ आयुर्वेद में स्थूल्य के लिए एक ही चीज कही गई है, जैसे ही आप बेड से उठें तो अगर आप टॉयलेट में सीधे भागते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरह से क्या कहते हैं स्वस्थ, और जैसे ही आप बेड पे लेटे और एकदम से आपको नींद आ जाती है तो समझ लीजिए क्या कहते हैं ये आप बिल्कुल ठीक है। तो आयुर्वेद के जो 3 उपस्तंभ हैं उसमें 2 उपस्तंभ पे अगर आपने बहुत ध्यान दे दिया, हाथ और निद्रा पे, तो ये ही मैं कह पाऊंगा अपने दर्शकों को कि ऐसा जी डॉक्टर नवीन, आयुर्वेद की दिनचर्या का पालन करना, रात्रिचर्या का पालन करना और ऋतुचर्या का पालन करना, यही एक आज के टिप्स हो सके। जी डॉक्टर नवीन, थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाला, हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डॉक्टर मधुरा, डॉक्टर नारायण, आप भी हमसे जुड़े, धन्यवाद। हमसे इतनी सारी बातें साझा की, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे।